आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, पूरी दुनिया में जो सहाफ़ी बरादरी है वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहती है। आज इस सिलसिले में हमने अपने स्टूडियो में मौके से फ़ायदा उठाते हुए ज़हमत दी है शाज़िया हुसैन को। शाज़िया हुसैन जर्नलिस्ट हैं, होस्ट हैं और कनाडा में होती हैं। इन दोनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं, तो हमने सोचा इनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मंसूर? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगी सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार मोहतरमा दुर्दाना शहाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाज़िया से शुरू करते हैं। शाज़िया, क्या फ़र्क है यूरोप अमेरिका के जर्नलिज्म में और यहाँ, चूंकि आप यहाँ भी आते हो, यहाँ भी काम करते हो और एज ए एक्ट्रेस भी काम करते हो, होस्ट भी करते हो, जर्नलिस्ट भी करते हो, क्या फ़र्क महसूस करते हो आप दोनों जगह में? देखें, दोनों जगह में अगर आप वो करें, अगर फ़र्क महसूस करना चाहें तो बहुत फ़र्क है। क्योंकि देखिए, हर जगह की अपनी एक समझ लें कि एक उसको माहौल कह लें। और पाकिस्तान में मैं आपको ये बताऊंगी कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री बूम पे है, मीडिया इंडस्ट्री जो है, वहाँ पर हम लोग छोटे पैमाने पे काम करते हैं, तो उसकी वजह से हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और उसके पीछे भाग दौड़ और वो सब चीज़ें, सियासत में भी हम लोग कवर करते हैं, सियासत को भी कवर करते हैं, कम्युनिटी को भी कवर करते हैं और हम लोग कम्युनिटी से बाहर भी कवर करते हैं। तो उसकी वजह से हमें वहाँ ज़्यादा मेहनत है, यहाँ कम मेहनत करनी पड़ती है, जो मैंने महसूस किया। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा ये ओपिनियन है। आई डोंट नो कि अब यहाँ पे रहने वाला अगर वहाँ जाएगा तो वो बेहतर बता सकता है, लेकिन मैं बीइंग अ कैनेडियन आपको ये बता सकती हूँ। बीइंग ए फीमेल जर्नलिस्ट और मेल जर्नलिस्ट, उस सोसाइटी में क्या कोई है डिफरेंस, कोई फर्क है या नॉर्मल बिहेवियर है मेल फीमेल का वहां पे, ऐसा कोई हवाला नहीं है? देयर इज नो डिफरेंस और मतलब इस तरह का कोई फर्क नहीं होता है वहाँ, बल्कि फीमेल्स जो हैं वो ज्यादा मेहनत भी कर रही होती है, डोमिनेट भी करती है और हमें सपोर्ट भी होती है गवर्नमेंट की। सही सही सही। दुर्दाना की तरफ आएंगे। दुर्दाना साहब, पाकिस्तान में मेल और फीमेल जर्नलिस्ट का जो हवाला है, उसमें कहां आपने महसूस किया कि कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है फीमेल्स जर्नलिस्ट को? देखिए, यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन बिटवीन मेल एंड फीमेल जर्नलिस्ट में। ठीक है, आप सबसे ज्यादा तो उसका कहना चाहिए इस्तेसाल यही होता है कि बीट रिपोर्टर फीमेल भी होती है और बीट रिपोर्टर मेल भी होता है, लेकिन दोनों का सैलरी पैकेज हमेशा डिफरेंट होता है। और मेल जो जर्नलिस्ट होता है उसका सैलरी पैकेज जरा हैंडसम होता है, फीमेल जर्नलिस्ट का इतना नहीं होता। दूसरी बात सबसे बड़ा, जिसके लिए मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि अब तक जब हम सहाफत में आए थे तो वो आटे में नमक के बराबर फीमेल जर्नलिस्ट थी, तो उस वक्त कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन अब तकरीबन 50% जो है वो फीमेल जर्नलिस्ट मीडिया इंडस्ट्री में मौजूद हैं। लेकिन हमारे यहाँ चाहे प्रेस क्लब हो, चाहे आपके यूजेज हो, भी जो है उनके यूजे हो, वहां पर एक खातून जर्नलिस्ट को मैं वही कहती हूँ कि तड़के के तौर पे रख लिया जाता है, उसको किसी बड़े ओहदे पे नहीं रखा जाता। तो पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है मेल एंड फीमेल जर्नलिस्ट के दरमियान, और जिसके ऊपर काम होने की जरूरत है, और वो काम उसी वक्त हो सकता है जब तमाम फीमेल जर्नलिस्ट इस बात के लिए मुत्तहद हो जाएं। बलाए आप इस बात को रखिए कि वो किस यूजे से वाबस्ता है या किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है या जो भी व्हाटएवर, अगर वो एक नहीं होंगे तो इसी तरह से आपका इस्तेसाल होता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा दुर्दाना कि गुजरे कल में जब आपने जर्नलिज्म शुरू किया था और आज जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं उनके दरमियान कोई फर्क आया, कोई चेंज आया सोसाइटी में? अब कुछ रास्ता देते हैं फीमेल जर्नलिस्ट को? मंसूर, मैं आपको एक बात बताऊं, इससे मुझसे बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। हम सहाफत करते थे, अब मीडिया पर्सन्स हैं। जो एक टीवी का रिपोर्टर है वो हमारे प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर में उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि प्रिंट टीवी का रिपोर्टर जो होता है फीमेल्स, वो उसने एड्रेस फॉर जो कुछ देखा, माइक को हाथ में पकड़ा और वहां पर चाइल्ड लाइनें बोलकर उसकी न्यूज कवरेज हो गई। और लेकिन बाज बीपर्स देते हुए जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि काम से धुआं निकल जाता है। Exactly. हम सोच भी नहीं सकते थे प्रिंट मीडिया में कि हम वो लाइन लिख सकते हैं जो वो बोल जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं जो है ना, मैं बहुत से तरफ से बोल चुकी हूँ कि हर कोई अपने आप को सहाफी ना कहे, मीडिया पर्सन कहे। सहाफी होना एक मतलब इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। आप
اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ جو بھی پرنٹ میڈیا سے اینکر گیا ہے کسی بھی چینل پہ، چاہے آپ طلعت حسین کو لے لیں، چاہے آپ جاوید چودھری کو لے لیں، چاہے جتنے بھی آپ لے لیں ایسے اینکر جو پرنٹ میڈیا سے گئے، نسیم زہرا کو لے لیں آپ، ان کا وے آف ٹاک جو ہوتا ہے وہ اپنے پروگرامس میں ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور جو میڈیا پرسن آئے نا پیراشوٹرز کے طور پر وہ اینکرز بن گئے، بڑے نام بن گئے، ان کا آپ اندازہ کیا کریں، ان کے بیٹھنے کا انداز دیکھا کریں، ان کے بات کرنے کا انداز دیکھا کریں، وہ اپنی رائے کو جو کیا کہتے ہیں وہ فورس کر رہے ہوتے ہیں آنے والے مہمان کے اوپر نا. اور جبکہ پرنٹ میڈیا کا جو جرنلسٹ اینکر بنا ہے، آپ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے وہ ڈفرینٹ ہے. پرنٹ میڈیا جو ہے وہی جرنلسٹ ہے، کیونکہ پرنٹ میڈیا کا جرنلسٹ جو ہے وہ لکھتا بھی اور پڑھتا بھی ہے. بالکل صحیح ہے. شازیہ، جو دردانہ بات کر رہی ہیں کہ پرنٹ میڈیا سے جو لوگ کنورٹ ہوئے الیکٹرانک میڈیا کی طرف، ان کا وے آف ٹاکنگ الگ ہے، وہ بات اس اور طرح سے کرتے ہیں، اور یہ جو نئے نئے سیکھ کر آئے ہیں، نئے نئے سیکھ کر پیراشوٹ کے ذریعے اتر گئے، تو کچھ فرق وہاں بھی ہے ایسا یا؟ بالکل بالکل، میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ ابھی جو کچھ جب ہم نے کام شروع کیا تھا آج سے 10 سال پہلے، تو اس وقت کے دور میں اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق میں اس طرح کہوں گی کہ یہ سوشل میڈیا کا دور بہت زیادہ آیا، اور اس کے بعد ہر کوئی موبائل پکڑ کے بن گیا، جو اینکر اور صحافی بن گیا. اور ایسے ایسے جملے جو آپ نے ابھی کہا کہ جو ہم لکھتے ہوئے بھی گھبرائیں وہ بول جاتے ہیں، کہ میں کبھی کبھی سن کے میں سوچتی ہوں کہ واقعی میں نے صحیح سنا ہے. تو یہ میں کہوں گی کہ صحافت میں اب کوئی وہ نہیں رہ گیا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہر کوئی صحافی ہے. جیسا دردانہ نے کہا کہ جو پرنٹ میڈیا سے گیا ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک پڑھا لکھا اور ایک اپنی فیلڈ میں ایک آگے بندہ گیا ہے، تب جا کے اس کو ایک صحافت کا درجہ ملا ہے، تو صحافی کا درجہ ملا ہے. اور اس میں یہی کہوں گی کہ آپ بھی میرے خیال سے اس میں یہی بات کہیں گے. مجھے لگتا جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اچھا، یہ جو شازیہ بات کر رہی ہے دردانہ کہ آپ نے ایک 50 روپے کا بیلنس ڈلوایا، یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ بنایا، اور اس کے بعد آپ موبائل کیمرہ لے کے مائک ہاتھ میں لے کے نکل گئے، تو یہ تو جرنلزم جا کہاں رہا ہے؟ دیکھیے یہ جرنلزم، میں نے کہا نا جرنلزم نہیں، اس کو آپ میڈیا کہیے. جرنلزم جو ہے، اچھا یوٹیوب چینل تو میں نے بھی سٹارٹ کیا کرنٹ افیئر کا، وہ میں نے صرف اس وجہ سے، آپ کو پتا ہے، آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب الیکٹرانک میڈیا کا بوم آیا تھا تو مجھے تب بھی الیکٹرانک میڈیا نے بالکل بھی اٹریکٹ نہیں کیا تھا، بہت ساری اپرچونٹیز کے باوجود. لیکن اب جب صورتحال اتنی تباہ کن میں دیکھ رہی ہوں کہ حقائق کو مروڑ کر جس طرح سے لوگ بیٹھ گئے ہیں اور بہت بڑے انفلوئنسر بن گئے ہیں، تو کم از کم ہم جیسے لوگ اگر خاموش ہیں تو ہم ایک مجرمانہ خاموشی ہماری. ایشوز، جن موضوعات پر لن ترانیاں جو جن کے نالج ہی نہیں ہے بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سنجیدہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو بھی اس میں آنا چاہیے اور حقائق کے ساتھ ان پروگرامس کو کرنا چاہیے. یہ بات ایک حقیقت ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ معاشرے کو بھی اس کو بائفرکیٹ کرنا ہوگا کہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، اور جرنلزم اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. تو اس کو جو ہے نا آپ کو بالکل بھی نہیں ملانا پڑے گا. اور میں اس میں جیسے میری آرگنائزیشن ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن، تو اس کے تحت میں اسی طرح کی ٹریننگ اور میں کانفرنس اور ورکشاپ کرتی ہوں کہ میں صحافت کو زندہ رکھ سکوں. یہ میرا فرض بنتا ہے میرا کہ میں جس پروفیشن سے وابستہ ہوں اس کی روح کو مرنے نہ دوں. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ تمام سینئر جرنلسٹ کو اس کاز میں ساتھ دینا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو بات بہت جلدی پہنچ جاتی ہے ہر جگہ پر، لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ کا سوسائٹی، آپ کا معاشرہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے. بالکل صحیح ہے. شازیہ، جیسے دردانہ نے کہا کہ صحافت کو زندہ رکھنے کے لیے حصہ بقدر جثہ تو ڈالتے رہنا چاہیے. آپ اور آپ جیسے لوگ، وہ مطلب اب تھوڑی سی بات ہم کر لیں اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے نا. جب آپ پاکستان سے ہجرت کر کے جاتے ہیں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، دیگر کنٹریز میں، تو وہ جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ انٹیکٹ ہو کر رہ رہی ہے وہاں، یا وہاں بھی یہی جو ایشوز ہمارے پاس ہوتے ہیں، تم فلاں، تم قومیت کے مسائل، مسلک کے مسائل، اس طرح کے مسائل، یا یہ وہاں بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر پہلے، میں جیسا کہ آپ کو بتاؤں، میں 20 سال پہلے گئی تھی، تو وہاں پر
इतना ज्यादा कम्युनिटी नहीं थी. अब जैसे जैसे वक्त गुजरा कम्युनिटी बढ़ती गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी काफी मजबूत है. कनाडा में तो स्पेशली जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ तो समझ लें एक मिनी पाकिस्तान कहलाता है. अच्छा. तो जी, तो वहां पर मजबूत तो है, लेकिन जो आपने कहा वो कभी कभी छोटी छोटी ग्रुप बंदियां हो जाती हैं और उसमें अजीबो गरीब किस्म के मसले मसाइल आ जाते हैं. लेकिन जहां कहीं मजहब का मामला होता है वहां एक साथ खड़े होते हैं. ना सिर्फ मजहब के मामले में, या अगर कभी कोई कम्युनिटी के खिलाफ कोई चीज होती है तो उसमें लाजमी एक साथ खड़े होते हैं, सब चीजें भूल के. ये बात और वो जो जिस वक्त चूंकि अब पॉलिटिक्स बहुत डर्टी हो गई है ना, जी, तो क्या इसका इम्पैक्ट वहां पड़ता है उसी तरह जैसे यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां भी एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो गए? अमेरिका कनाडा में भी पाकिस्तान की कैंपेन चल रही होती है कम्युनिटीज में या नहीं? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि सियासत में लोग बड़ी दिलचस्पी रखते हैं. अच्छा, हम वहां की सियासत में भी रखना है, ये बात मैं अपनी कम्युनिटी की बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि हम लोग वहां पे वोट डालना अपना फर्ज समझते हैं, अपना काम, अपनी जॉब से हट के वहां जाके वोट डालना जरूरी, अपना वो कौमी फरीजा हम वहां पे भी निभाते हैं. लेकिन यहाँ पर जब जो भी इलेक्शंस होते हैं या जो भी जिस पार्टी को जो सपोर्ट कर रहा होता है वो सपोर्ट करते हैं वहां पर. और ये भी होता है कि सामने सामने लड़ाइयां नहीं होती हैं लेकिन दिल में बोझ होते हैं. लेकिन अभी जैसे मैं सुन रहा था, मैं पढ़ रहा था कि मे बी आने वाले कल में कनाडा का हो सकता है कोई वजीर आजम जो है या सदर जो है वो कोई सिख भी हो सकता है. मतलब सिख कम्युनिटी इतनी ज्यादा जो है बहुत स्ट्रांग तो क्या जैसे मोहम्मद सादिक हैं जो लंदन के मेयर हैं, इसी तरह ऋषि सुनक जो है वो बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, तो क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो आगे की तरफ सफर कर रहे हैं कनाडा की सियासत में? जी बिल्कुल. इकरा खालिद हैं हमारी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं. सलमा जाहिद हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं. सलमा अताउल्ला हैं जो कि सेनेटर हैं. उसके अलावा शफकत अली हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं. तो खलीद रशीद, काफी सारे लोग हैं कि जो कि कनाडा की सियासत में काफी आगे जा रहे हैं. बल्कि ये तो इमिग्रेशन कमेटी के चेयरपर्सन हैं सलमा जाहिद और शफकत अली. तो अब मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे जा रहा है सियासत में कनाडा के लिहाज से. मतलब एक अच्छी खासी हमारी समझ ले कम्युनिटी को लेके चलने वाले लोग वहां पे काफी हैं सियासत में अपने. ना सिर्फ इसमें बल्कि हम ना सिर्फ लिबरल के उसमें बल्कि कंजर्वेटिव जो वहां की पार्टी है उसमें भी आगे हैं. सियासत में बहुत आगे हैं पाकिस्तान. अब इलेक्शन कब है आपके? अभी हमारे जो है वो बाय इलेक्शन गुजरे हैं. अब इलेक्शन आने वाले दिनों में अभी ट्रूडो साहब जाएंगे क्योंकि यही एक प्रेडिक्शन है और कंजर्वेटिव आएगी. लेकिन अभी लोग कुछ नाराज हैं ट्रूडो की. अभी प्रेडिक्शन है क्योंकि ट्रूडो का जाने का एक मेन वजह ये कि ट्रूडो की पॉलिसीज से लोग घबरा गए हैं. हालांकि ट्रूडो ने अपने समझ ले काफी लंबा टाइम खींचा है और ट्रूडो काफी पसंदीदा था इमिग्रेशन के हवाले से. इमिग्रेंट्स में बहुत ज्यादा फेमस है. लेकिन मसला सिर्फ ये हुआ है कि वहाँ इमिग्रेशन जो हुई है उसके बाद जो हालात बिगड़े कनाडा के, मैंने अपने 20 साल में इस तरह के हालात नहीं देखे. चोरियां चकारियां, मारना कूटना. मतलब अब ये सूरत हाल हुई कि वहां पे जो गाड़ियों की जो चोरी इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है कि वहां के पुलिस चीफ ने कहा है कि आप जो है अपनी गाड़ियों की चाबियां जो है अपने उसकी छत पे रख दें ताकि वो एंटर ना हो, ब्रेक इन ना हो आपके घरों में. तो अब ये सूरत हाल बन गई है जो सूरत हाल हमने कभी नहीं फेस की थी. मतलब बिल्कुल पाकिस्तान वाली सूरत हाल हो गई जो कि कैनेडियंस के लिए बहुत ज्यादा लम्हा फिक्रिया आप कह सकते हैं कि है. तो इसकी वजह से लिबरल जाएगी मुझे ये लगता है. मैं किसी को अभी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है अभी बीइंग अ सहाफी आप या बीइंग एन एंकर मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर सकती. जी जी, कायदे और कानून के मुताबिक तो बीइंग एंकर बीइंग जर्नलिस्ट हमें जो है वो बायस नहीं होना चाहिए. हमें जो है वो न्यूट्रल ही रहना चाहिए. दुर्दाना, न्यूट्रल का लफ्ज एकदम मेरे जबान पर आ गया. आपको ये बुरा मानने वाली बात तो नहीं है हम लोगों के लिए? ये तो समझ ले हम ये तो नहीं कह सकते गाली बन चुका है, लेकिन वाकई अब कोई बुरा लफ्ज हो चुका है न्यूट्रल होना.
अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल जो चल रही है, इसमें आप समझती हैं कि जो सहाफी हैं उनके ऊपर भी जो है वो डॉट्स लगना शुरू हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी गुफ्तगू में उनके लिखे में कहीं महसूस हो रहा होता है कि किसी खास जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद से यही सूरत हाल पैदा हो चुकी है, वरना सहाफी जो होता था, बहुत से सीनियर सहाफी ऐसे हैं जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ शाम में बैठते थे, गपशप होती थी, खाना खाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन सुबह अगर उनके खिलाफ उस पार्टी के खिलाफ खबर आई है तो उस खबर को भी लगाते थे, क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म था। सही। लेकिन अब मसला ये है कि अब इतनी लाइकनेस और डिसलाइकनेस हो चुकी है कि अब सहाफी जो है वो इंतहाई शदीद ग्रुप का शिकार हो चुके हैं। और वो सहाफी नहीं है, मैंने फिर वही कहा कि पर्सन जो है उन्होंने वो अब एक तरह से नुमाइंदगान बन चुके हैं। तो मीडिया पर्सन की वजह से जो है ना, अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि बल्कि मीडिया पर्सन का मालिकान के अपने बेनिफिट्स होते हैं, मीडिया हाउसेस के जो मालिकान है। सही। तो मालिकान जो है वो बाइस हो चुके हैं। एक बड़े ग्रुप के हेड जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दूसरे बड़े ग्रुप के हेड दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और अभी मैं एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था जिसमें थोड़ा सा अंदाजा हो रहा था कि जो बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर खरीद लिए गए हैं, मतलब उनके मालिकान जो हैं वो वही लोग आ गए जो कहीं सियासत से भी जिनका नहीं, ये वो बड़े हाथी हैं मीडिया ग्रुप मालिकान कि इनकी ख्वाहिशात और इनकी जरूरत इतनी ज्यादा है कि जब तक ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं होंगे तो इनकी वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी। तो ये बिकना तो बहुत छोटा सा लफ्ज है, वो अपने ख्वाहिशात के गुलाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से अवाम तक हक और सच नहीं जाता। एक ही खबर जो है एक मीडिया ग्रुप जो है उसको पॉजिटिव लगाता है, उसके इम्पैक्ट, और उसी खबर को दूसरा मीडिया ग्रुप जो है वो नेगेटिव लगा रहा होता है। अब बताएंगे बंदा जाए तो जाए कहाँ? तो अब जो कहते थे 14 सुतून सहाफत जो है वो रियासत का 14 सुतून है, अभी 14 सुतून की तरह तजल्जल हो गया है, 3 सुतूनों की तरह। उम्मीद वापसा होते थे सहाफत से कि ये अवाम की मतलब बहाली के लिए भी काम करेगा और हुकूमत को सही रास्ता भी दिखाएगा। वैसे ही हमारे यहाँ तो सहाफत जो है वो बैठकर हुक्मरानों के गलत काम पर भी वाह कर रहे होते हैं। सहाफत की हालत भी वही हो गई है जो इस वक्त जमहूरियत की है और सियासत की है, सबकी है, अदलिया की, वो अब सहाफत की भी वही हालत हो गई है। शाजिया, क्या वहां भी कुछ इसी तरह के हवाले हैं या वहां अभी सहाफत महफूज है सियासी असर व रसूख से? मैं आपको एक बात बताऊं, हर एक की एक पर्सनल लाइकिंग भी होती है, ठीक है? ठीक है। अब उसमें यह होता है कि समटाइम्स आप सहाफी उस तरह सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन ये कि मेजॉरिटी जो है वो एक बाइज्ड, आप नहीं कह सकते कि बाइज्ड हो, लेकिन अब मैं जहां तक समझती हूँ, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शंस के हवाले से सारे सहाफी एक ही यानी सेम पेज पर हैं। हमारे जो इलेक्शंस हैं वो अक्टूबर में होंगे 25 में, यानी नेक्स्ट ईयर। तो उसके हवाले से अभी से हम जो है वो एक होता है ना कमर बस्ता हुए हैं कि हाँ कमर कस ली है, कमर कस ली है कि हाँ बस होना है। और लेकिन वहां पर सियासत एक मजबूत, आप कह सकते हैं वहां का एक सुतून है, मजबूत सुतून है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे सहाफत पे यहाँ डोमिनेट होती है वहां भी डोमिनेट होती है? होती तो हर जगह ही है, लेकिन ये कि हर कोई बताता नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इस पे मजीद बात करेंगे नाज़रीन कराम। यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन कराम, हम शुक्रिया अदा करेंगे दुर्दाना शहाब का, और साथ ही वेलकम करेंगे, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है इमरान अली साहब ने। आप ओमान में एम्बेसडर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे पास इस वक्त चूंकि एक ओवरसीज जर्नलिस्ट बैठी हुई हैं शाजिया हुसैन, और इनका हवाला है कनाडा से, और चूंकि आपने भी कनाडा में जो है जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो हम बात कर रहे थे कि जो कम्युनिटीज के मामलात होते हैं, कम्युनिटीज के इशू होते हैं, तो एम्बेसडर्स किस तरह उसको रिजॉल्व करते हैं। तो आपसे शुरू कर रहे हैं अब ये गुफ्तगू। जी बिल्कुल, जरूर।
तो क्या क्या इश्यूज होते हैं नॉर्मल? इश्यूज जी देखें, बाहर के देश में बहुत इश्यूज हो सकते हैं। स्टार्ट होता है, मैं हमेशा कहा करता हूं कि पहला इशू है सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी फॉरेन कम्युनिटीज का, और दूसरा है पासपोर्ट्स। सही। सेल्फ रिस्पेक्ट और पासपोर्ट सबसे बड़े इश्यूज हैं, क्योंकि और अब और इश्यूज भी ऐड हो गए हैं, आईडी कार्ड के इश्यूज ऐड हो गए हैं, वीजा के इश्यूज ऐड हो गए हैं, क्योंकि हमने आज से 5-6 साल पहले एक बेवकूफाना जस्त लेकर हमने तमाम चीजें ऑनलाइन करने का प्रोग्राम बनाया गवर्नमेंट के लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, जो कि बेनिफिशियल मेरे ख्याल में नहीं है एकदम हमारी ओवरसीज कम्युनिटीज के लिए, क्योंकि एक तो उनका एजुकेशन लेवल बहुत हाई नहीं होता, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर हाई हो भी तो उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स इतनी हैं कि वो चीजें जो ह्यूमंस को परफॉर्म करनी चाहिए एम्बेसीज में, वो एक ऑनलाइन सिस्टम कर दिया जिसके मसाइल ज्यादा हैं और जिसके फायदे बहुत कम हैं। अभी जो नॉर्मल सूरत हाल है, मैं शाजिया से डिस्कस कर रहा था कि आप यानी एक सिफारत खाना कितना सफर कर रहा होता है एक ऐसे मरहले में कि जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल मूव चल रही होती है या इंतखाबात हो रहे होते हैं या कोई एजिटेशन हो रहा होता है, तो क्या कम्युनिटी भी वहां उसी तरह डिवाइड होती है और फिर कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? असल में जी सफारत खाने पॉलिटिकल होते नहीं है, जरूर थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है चेंज से। सर मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल कुछ और है इमरान साहब। मेरा सवाल यह है कि जिस वक्त ये सारी सूरत हाल होती है, क्योंकि आप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहां आपने बड़ा पीसफुल रहना है क्योंकि आप दूसरे के मुल्क में हैं, तो जब पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे से उलझ रहे होते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं आप? देखिए, आपकी बात बिल्कुल मैं पहले भी समझ गया था। पाकिस्तान की कम्युनिटीज अगर पॉलिटिकली डिवाइडेड ना हो और इलेक्शन के अलावा भी डिवाइडेड होती हैं, क्योंकि ये एक डिवीजन है आपकी कम्युनिटी का, एक सेंट्रल कैरेक्टर है पाकिस्तानी कम्युनिटीज का, लेकिन एम्बेसीज इससे ऊपर होना चाहिए एम्बेसीज को। और कुछ ममालिक में प्रॉब्लम्स हुई हैं अभी रिसेंटली, लेकिन अगर एक वेलफेयर ओरिएंटेड एम्बेसी हो जो कि अवाम के काम करती हो, तो फिर जो पॉलिटिकल डिविजन्स वाले भी होते हैं वो ये कहते हैं कि ये तो सबके लिए बराबर हैं और ये किसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो वो इजीली कंट्रोल हो जाता है। हाँ, अगर एक एम्बेसी अपने लोगों से दूर हो और ये ऑनलाइन, मतलब है, मैंने सुना है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, कि हमारी कुछ ऐसे सफारत खाने हैं जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बगैर किसी को अंदर भी नहीं आने देते। तो अगर ऐसा दूरियां रखेंगे तो फिर डिविजन्स होंगी और फिर नेचुरली बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकली मोटिवेटेड आजकल डिबेट है, आपको पता ही है। बिल्कुल सॉरी टू इंटरप्ट यू शाजिया, आपके क्या इस सारे उसमें आपकी क्या मैं अभी मैं इमरान साहब से जो है बात करना चाह रही थी कि अभी पाकिस्तानी एम्बेसी जो वहां पर है कनाडा में, वो इस वक्त ऑनलाइन हो गई है, जिसकी वजह से हम जब तक अपना अपॉइंटमेंट ना बनाएं उस वक्त तक यू कैन नॉट, मतलब उसमें आप एंटर ही नहीं हो सकते हैं। तो अब इसके लिए सूरत हाल ये होती है क्योंकि कुछ बुजुर्ग हजरात होते हैं, कुछ ऐसे जैसे कि जो इतने हाईली क्वालिफाइड नहीं होते हैं, वही इमरान साहब ने उसी तरफ निशानदेही की है ना। तो ये चीज मैं इनको सेकंड करूंगी कि वहां पर मुश्किलात काफी ज्यादा हो गई हैं। इवन दो कि पढ़े लिखे लोग जो कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, समटाइम्स आपका वो नहीं भर पाते हैं, आपके फॉर्म्स नहीं उस तरह के आप वो कर पाते हैं, और जहां अगर वीजे का मसला होता है, रिजेक्ट हो जाते हैं, समटाइम्स आपके पासपोर्ट पे गलतियां हो जाती हैं, तो वो तो फिर एजेंट्स की चांदी हो जाती है। क्यों इमरान साहब? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, और मैं नाम लिए बगैर, अगर ये आप टोरंटो की बात कर रही हैं या ओटावा की बात कर रही हैं, तो चूंकि आपका एक नाम है और वहाँ की तो हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो बहुत जबरदस्त है। टोरंटो की मैंने सर्व किया है, जियो के, बाकी वहाँ के लोकल चैनल्स के। आप सबको मिलके जाके कौंसिल जनरल से ये बात करनी चाहिए, क्योंकि उसूली तौर पे मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, उसूली तौर पे मैं इस चीज का आई एम ऑफ द बिलीफ कि आपको बगैर अपॉइंटमेंट के एंट्री अलाउ करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि लोग अपने कामों में सब तक मगन होते हैं, और जिस तरह की आपने चीजें बताई, छोटी छोटी क्लरिकल मिस्टेक्स, कोई फॉर्म्स, कोई चीज, जब तक आप ह्यूमंस को खड़ा नहीं करेंगे, अच्छे
ह्यूमंस को सामने खड़ा नहीं करेंगे। ये ऑनलाइन सिस्टम जो है, टोटली ऑनलाइन सिस्टम ये गलत है। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, अभी तक जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है और जो नोटेबल्स हैं, क्योंकि सब वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल किस्म के लोग हैं, उन्होंने जाके ये ऑनलाइन का इशू अभी तक ऐसा ही है चाहिए। हाँ जी, ये रखना चाहिए। आई टोटली एग्री विद यू शाजिया साहिबा, आपने सही कहा। यहाँ ओमान में हमारे ऊपर बहुत सख्त प्रेशर था कि हम ऑनलाइन कर दें, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप एक दिन बाहर जाएं, सलाला से मजदूर धब्बे वाले कपड़े, टूटे हुए जूते पहन के बाहर खड़ा होता है। 9 बजे की बजाय 7 बजे मस्कत की एम्बेसी मैंने खुलवा दी है, क्योंकि 9 बजे जो धूप होती है वो तकरीबन 35 डिग्रीज पहुंच जाती है। तो 7 बजे खोलते हैं, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। अगर मुझे और मेरे स्टाफ को रात को 12 बजे तक भी बैठना पड़े, यानी कि 100 पासपोर्ट्स की जगह किसी दिन 200 पासपोर्ट्स आ जाएं, 300 आ जाएं, तो हम ड्यूटी बाउंड हैं कि हम करेंगे। तो इतना कम से कम हमें अपनी ओवरसीज कम्युनिटी के लिए करना चाहिए। हम बंद दरवाजे नहीं रख सकते। टोरंटो की मैं बात नहीं कर रहा, हमारा एक और सफारत खाना था जहाँ एक डेथ का केस हुआ, मैं सफारत खाने का नाम नहीं ले सकता जी। क्योंकि उनको ये कहा गया कि वीजा जो है जो बाहर से लगवाओ। ये नहीं हो सकता। ऑनलाइन के चक्कर में और इस मॉडर्निज्म के चक्कर में हम अपनी ओवरसीज कम्युनिटी को नहीं फर्क। आपको अवाम के लिए ओपन होना चाहिए और उनकी गलतियों को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि वो खुदा नहीं है वहां बाहर बैठे हुए। शाजिया, ये जो सर ने बात की, इमरान सर ने, मतलब हमें ऐसे विजन वाले और इंसान दोस्त अफसरान को सराहना भी चाहिए ना। जी जी। जो इन्होंने बात की कि 9 बजे की जो गर्मी है और अगर आप 7 बजे खोल रहे हैं, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है। क्या बाकी दुनिया में भी कुछ है आपके ऐसे नॉलेज में कि चीजें इसी तरह कुछ बेहतर करते हैं सिफारत खाने या नहीं? देखिए, और सिफारत खानों का तो मैं ये कहूंगी कि वो लोग फिर भी बेटर करते हैं हमसे, लेकिन पाकिस्तानी इस वक्त काफी सफर करते हैं उस हवाले से कि जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन मुझे पर्सनली भी फेस करनी पड़ी हैं चीजें। और जब तक डॉक्टर एक और थे असगर अली गोलू, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमारी कम्युनिटी को, और इमरान सर ने बहुत सपोर्ट किया। बल्कि मुझे इनसे चांस मिला था, मैंने इन लोग दोनों का इंटरव्यू कर चुकी हूँ, तो उसमें मुझे उस जमाने में अगर कोई भी इस किस्म का, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे आसपास के लोगों को भी अगर कोई मुश्किल पेश आती थी, तो हम लोग को हर वक्त के ये था कि हमारी एम्बेसी हमारा साथ होती थी। मतलब एक ऐसा ही हवाला है ना, तहफ्फुज़ का हवाला, एम्बेसी का हवाला। अगर एम्बेसी में कुछ ऐसे सिफारतकार मौजूद हैं जो आपकी फौरन दादरसी करते हैं, तो आप तो बड़ा सुकून फील करते हैं। जी। तो अभी जैसे व्हाट्सएप के नंबर्स अवेलेबल होना चाहिए हर जगह, लोगों के एक्सेस होना चाहिए एम्बेसी के उसमें, लेकिन यहाँ पे एम्बेसी के कम से कम वहां पे टोरंटो में बड़ा बहुत मुश्किल है। जी 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 जी। सर, ये जो हम बात कर रहे हैं इमरान सर, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट पाकिस्तानी जो हैं वो बसिलसिला रोजगार गए हुए हैं, तो वहां के हर जगह के हालात मुख्तलिफ हैं। और अब एक जो नया ट्रेंड आया है पूरी दुनिया में, पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो मेडिकल की, इंजीनियरिंग की और दीगर तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी जो किर्गिज़स्तान का हवाला है उसमें तो बहुत सारा मिसहैप हुआ, और जो लोग बच्चे आए फ्लाइट से उतरे, उन्होंने कहा कि वहां हमें सिफारती सतह पर जो है वो मदद नहीं मिली। असल में जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि किर्गिज़स्तान में जो सोशल मीडिया है उसका रोल बहुत बुरा था। हुआ ये कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी, एक इजिप्शियन ने कुछ लोकल्स को उनके साथ मारा, और वो वीडियो रिलीज हुई तो उन्होंने तमाम लोगों के खिलाफ एक फियर की फिजा बनाई, मारपीट हुई, जख्मी हुए। लेकिन उसको डबल और ट्रिपल झूठ बोल के ये बना दिया गया कि जैसे वहाँ रेप्स हो रही हैं, पाकिस्तानियों का कत्ल हो गया, जिसकी वजह से फियर में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है सिर्फ उसकी फ्लाइट्स वापस आई हैं। आपने देखा कि मैं सारी जिंदगी आउट ऑफ द वे जाके अपने जो मेरे इदारे के जो रूल्स हैं उनको बेंड करके लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन ये भी मुझे देखना बनता है ऑब्जेक्टिवली कि सिर्फ पाकिस्तान की फ्लाइट्स क्यों वापस आई।
وہ پاکستان کی فلائٹس اس لیے واپس آئی ہیں کہ ہماری ایک سوشل میڈیا پہ ایک ایسا فیئر ڈیولپ کیا گیا جو کہ ایکچولی نہیں تھا. شارٹ سٹافڈ ایمبیسی ہے, ایمبیسڈر وہاں اچھا, بہت اچھا لڑکا ہے ہمارا, نائس ایمبیسڈر. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو جینوئن پرابلم تھا جیسا لوگوں نے بتایا, ہاں بالکل تھا, لیکن اس کو اتنا ایگزیجریٹ کر دیا گیا کہ پیرنٹس کو یہاں یہ ڈر لگا کہ جیسے ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک فیئر فیکٹر ڈیولپ ہو گیا. تو تھوڑا سا ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ سیاسی, جو آپ نے بہت زبردست سوال پوچھا تھا, اب وہ اپلیکیبل ہوتا ہے کہ سیاسی چپکلش ہے آپ کی, تو کم از کم اس کو پاکستان کے اداروں کو تو فنکشن کرنے دیں. لوگ وہاں نیچے ایک ایک ٹویٹ کے نیچے جو گالیاں دی گئیں پاکستان کے اداروں کو, جو نقلی اصلی ویڈیوز پیسٹ کی گئیں, جو ڈیتھ کی دہائیاں ڈالی گئیں, اور وہ ہمارا ایک خاص سوشل میڈیا کا ایک ونگ ہے پولیٹیکل پارٹی کا, آئی ایم سو سوری, آئی ایم ہیونگ ٹو سے دیٹ, اس نے ڈالی کیونکہ میں آپ کے پروگرام میں نفاست اور ڈپلومیٹک سچ جھوٹ سے کام نہیں لے سکتا. جی بالکل بالکل, آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. اصل میں پرابلم سر کہاں آتا ہے؟ پرابلم یہاں آتا ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے, اس میں لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے بہت جلدی متاثر ہو کر نا رد عمل دے دیتے ہیں, اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہوا ہے, بالکل ایسا ہی. اور آپ یہ میری نالج میں اضافہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ کہیں سے کوئی فلائٹس نہیں آئیں. اور آج ہی میں سن رہا تھا کہ کچھ اپنے نیبر ملک کے حوالے سے کہ ان کے وزراء نے فوری طور پر ریئیکٹ کیا, وہاں پہ انہوں نے رابطہ کیا, اور رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور سارے حالات قابو میں ہیں. تو ان کی طرف کوئی فلائٹ جو ہے وہ نہیں اتری. بھائی ان کے نائب وزیر اعظم نے معافی مانگ لی ہے. جی اور میں تھوڑا سا شازیہ سوری, آپ چونکہ اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں, میں دور ہوں یہاں لائن, نو پرابلم, گستاخی کر کے آپ کے ساتھ, حالانکہ یہ نو کہ کل کو آپ کے خلاف رپورٹ کرو. یہ سر ہوا کہ جو پاکستان کا کے جو فارن منسٹر تھے اور پاکستان کے جو منسٹرز تھے, انہوں نے سب سے پہلے رسپونڈ کیا تھا. پاکستان کے ایمبیسڈر نے رات کو رسپونڈ کیا, بلکہ پھر اس کے بعد میرا خیال اسپوکس پرسنز آفس اور سب نے مل کے ویڈیوز بھی ان کی جاری کی. انہوں نے کہا, لیکن کسی نے ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا. سب سے پہلے رسپونڈ پاکستان نے کیا تھا. اس کے بعد انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر نے صرف ایک سٹیٹمنٹ دی. پاکستان کی آپ دیکھیے, پاکستان کی آپ اچھا یہ جانیں کہ پرائم منسٹر نے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کچھ اور اداروں نے, انہوں نے فوراً ایک اسپیشل پلین کا پی ایف کا لائے, اور اس میں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور ہمارے لیبر منسٹر میرا خیال امیر مقام, جی امیر مقام صاحب, دونوں کرغزستان جا رہے تھے اسپیشل فلائٹ پہ. وہ تو کرغز حکومت نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ آئیں گے تو لگے گا ہمارے ملک میں تو کوئی بھیانک واقعہ پیش آ گیا, ہم آپ کو ایشورنس دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. تو وہ تو بیچارے پرسنلی جانے کو تیار تھے. تو کرغز حکومت نے بتایا, سر جذباتی قوم ہے نا عمران سر, ہم وہی تو بتا رہا ہوں, جذباتی قوم ہے, فوری رد عمل دیتے ہیں ہم. لیکن اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جیسے حسن زیغم نے جب تقریر کی, بچے تھے اور بچوں کی زخموں والی تصویریں تھیں. پھر جو فلائٹ آئی, دنیا میں سر کوئی فلائٹ نہیں ہوتی جس کو انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ جینز پہن کے ریسیو کرنے جائے. وہ انٹیریئر منسٹر صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے, ہر بچے کو ریسیو کیا. انہوں نے پھر کیبنٹ میں کہا, میں قطعاً اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس وقت ایک سفیر ہوں اور ایک حکومت اس وقت ہے, بہت رسپانسو حکومت ہے. اس حکومت کی جو دوسری رسپانس ہے وہ ہاکی ٹیم کو ملی ہے. دیکھیے ہاکی ٹیم فائنل میں پہنچی, جی, اور میں نے عمان میں اس ہاکی ٹیم کو سہارا دیا تھا. اتنے برے حالات تھے سر, میں آپ کو بتاؤں, ہوٹل کے بلز دینے کے لیے پیسے نہیں تھے پاکستان کی ہاکی ٹیم کے پاس, اور لڑکے بد حال تھے. ہم نے یہاں سنبھالا, لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یہاں سے میسیجز گئے کہ انکریجمنٹ چاہیے. وہ اذلان شاہ کے فائنل میں پہنچ کر فائنل جیت جانا تھا, لیکن ہار کے باوجود ان کو پرائم منسٹر نے ریسیو کیا, بالکل ایسا ہی ہے, چیف منسٹر پنجاب نے ریسیو کیا, اور ابھی چیف آف آرمی سٹاف نے بلایا. اور میں نے پلیئرز اور کیپٹن سارے میرے واٹس ایپ میں ہیں, انہوں نے بتایا کہ 25 لاکھ روپیز پر ہیڈ آر ان آر اکاؤنٹس.
यानी कि यहाँ मुझे पता है यहाँ तो तनख्वाहें 6-6 महीने बाद मिलती हैं, एटलीस्ट उन बच्चों को पहली दफा बिलोंगिंग मिली। 25 लाख से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट चीज है कि इनको सूट्स में पहन के अब हमारे हाई ऑफिसर्स ने रिसीव किया। तो वो रिस्पॉन्सिवनेस है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का स्टाइल है ये कि उन्होंने कहा बच्चे मुसीबत में तुम जहाज लेके पहुंच जाओ। ठीक है, मैं मानता हूँ जज्बाती है, लेकिन ये अच्छे जज्बात है। इसका दूसरा स्पेक्ट्रम सर ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को पता ही ना हो, नीचे कोई अंडर सेक्रेटरी लेवल पे बातें हो रही हो। तो ये थोड़ा सा सर पहली दफा मैं बड़ी माजरत के साथ, ये जो ट्रोलिंग हुई है उस ट्रोलिंग की वजह से तमाम प्रॉब्लम पाकिस्तान स्पेसिफिक है, क्योंकि ट्रोलिंग सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया पे हुई, सोशल मीडिया पे, और इसलिए हुई कि ये कहा गया कि ये समहाउ जो मैंडेट फरवरी को चुराया गया था ये उसका नतीजा है, लोगों को मार पड़ी है, लोग बदहाल हैं, सब है, उसको एग्जैजरेट कर दिया गया, जिसकी वजह से ये हुआ। हमें अपने सियासी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एक ह्यूमन सिचुएशन में नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल सही, ये रिवर्स भी हो सकता है, बिल्कुल सही, कल बिल्कुल दूसरों की हुकूमत आ सकती है और ऑपोजिशन में अगर ये करेंगे तो ये भी उतना ही गलत हो। बिल्कुल लेकिन ऐसे अब आप मुझे अब बिल्कुल। आप ये बताएं आप दोनों के ये 200 जो तलबा जो पहुंचे हैं लाहौर और इस्लामाबाद में लैंड किया है उन्होंने, और फिर आज ये फिर कल जो उन्होंने लैंड किया है 175, तो इनका क्या होगा? यानी 375 जो बच्चे पढ़ते हुए वापस आए मेडिकल से, उनका मुस्तकबिल क्या? तो देखिए, उसके लिए क्या स्टैंड लेगी बिल्कुल हुकूमत? बिल्कुल। और ये सवाल, इसी सवाल, चूंकि वक्त भी खत्म हो रहा है इमरान सर, मैं इसी सवाल को लिंक कर दूं कि क्या आप बीइंग एम्बेसडर, यकीनन आपकी मालूमात ज्यादा होंगी हमसे, तो क्या आप देख रहे हैं कि किसी मरहले पर 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद ये तलबा वापस जा सकेंगे अपनी यूनिवर्सिटीज में? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अब ये किर्गिज मसला है, ये हमारी जो एम्बेसी है और हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो किर्गिस्तान से जरूर अपील करेगी कि इनको वापस लिया जाए, इनकी स्टडीज का नुकसान भी पूरा किया जाए, और जितना मेरा नॉलेज है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आई थिंक उसकी तरफ से सैंक्शन आ चुकी है कि इनको वापस भी गवर्नमेंट के खर्चे पे भेजा जाएगा। बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा अगर, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि अगर 500 के करीब बच्चे आ गए, अपनी तालीम का नुकसान करके फीसें दी हुई हैं, दे मस्ट गो बैक। बिल्कुल ठीक। नाजरीन कराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। शाजिया हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान सर, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान सर ने जो गुफ्तगू की, उससे जो हमने आज नतीजा अखज़ किया है वो ये किया है कि हर इशू पर सियासत नहीं की जा सकती। जहां पाकिस्तान यानी आपके मुल्क की इज्जत के मामलात आते हैं, जहां आप की रियासत की इज्जत की बात आती है, जहां एक कौम की हैसियत से आपकी इज्जत की बात आती है, वहां अगर आप सियासत को अलग कर लेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। नाज़रीन कराम, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।